दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे नए साल के पहले दिन अल-अक्सा मस्जिद पर धावा, यूएई सपोर्टेड फोर्स की वापसी पर यमनियों ने मनाया जश्न, ईरान में हुकूमत के खिलाफ तेजी से फैल रहा गुस्सा, IRGC से जुड़े वॉलंटियर की मौत और भूख और नशा साथ साथ गजा में मदद के रास्तों को ड्रग्स की पाइपलाइन बनाने के संगीन इल्जाम। आप सभी को नया साल मुबारक हो। शुरुआत करते हैं शो की कुछ तस्वीरों के साथ। इसराइली सेटलर्स ने नए साल की शुरुआत बेशर्मी के साथ की। इसराइली सेटलर ग्रुप्स ने पुलिस की पूरी प्रोटेक्शन में मस्जिद अल-अक्सा के अहातों की बेहुरमती की। नए साल के पहले ही दिन अल-अक्सा के सहनों में घुसपैठ, उकसावे और ताकत का खुला शो देखा गया और सब कुछ इसराइली पुलिस की निगरानी में हुआ। मतलब साफ है, अल-अक्सा मस्जिद पर लगातार किया जा रहा हमला सिर्फ सेटलर्स का हमला नहीं बल्कि स्टेट बैकिंग के साथ किया गया एक मैसेज है जो उन लोगों को नहीं दिखता जो इसराइलियों में कुछ भी गलत नज़र नहीं देख पाते। हमें बार बार कहते रहना होगा कि सेटलर्स इसराइली पुलिस की सरपरस्ती में अल-अक्सा मस्जिद में घुसते हैं जहां उन्हें घुसने की इजाज़त नहीं, चाहे UN का रूल हो चाहे इंटरनेशनल रूल हो, उनको यहाँ घुसने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसराइली पुलिस इसमें उनका साथ दे रही है, इसलिए इसे बार बार ज़ोर से कहना होगा ताकि ये दर्ज हो जाए। तुर्की की आवाम ने नया साल फ़लस्तीन की हिमायत में सड़कों पर उतर कर मनाया। इस्तांबुल में ज़बरदस्त मास डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जहाँ सैकड़ों लोग फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर उतरे, हाथों में फ़लस्तीनी झंडे लिए, ज़बानों पर नारे और दिलों में गज़ा के लिए हमदर्दी की पुकार के साथ। तुर्की की आवाम ने साफ कर दिया कि उनके लिए नया साल एक जश्न नहीं, जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ है। इस तस्वीर का मैसेज बिल्कुल साफ है, फ़लस्तीन अकेला नहीं है और गज़ा की चीखें इस्तांबुल की सड़कों तक गूंज रही हैं, वैसे ही जैसे आपके कानों तक भी गूंजती हैं। आप सड़कों पर नहीं निकल पाते, लेकिन कमरे में, घर में बैठकर, चौराहे पर बैठकर सपोर्ट तो करते हैं, बात तो करते हैं। बढ़ते आगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE की फोर्स निकली और यमनियों ने आज़ादी के जैसा जश्न मना डाला। यमन के हदरमौत में STC से जुड़ी फोर्स ने अपनी पोजीशन खाली करना शुरू कर दिया है। अलग अलग इलाकों से STC के फाइटर्स और मिलिट्री व्हीकल्स की वापसी देखी गई, वो भी बिना किसी बड़ी हथियारबंदी के। जैसे ही UAE की हिमायत वाली ये STC फोर्स पीछे हटी, यमनियों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस फोर्स को भी हटने के लिए मोहलत दी गई थी। माहौल बिल्कुल यौम आज़ादी जैसा दिखा सड़कों पर, लोग बेहद खुश नजर आए। लोकल सोर्सेज के मुताबिक हदरमौत के कई इलाकों से STC की मौजूदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है। पिछले दिनों उन्होंने इस सूबे पर कब्जा जमा लिया था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज़ में साफ दिख रहा है कि लोग इसे UAE की यमन से बेदखली के तौर पर देख रहे हैं और खुलकर खुशियाँ मना रहे हैं। उधर UAE ने बयान जारी करके ये कहा है कि वो सऊदी अरब की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए पूरी तरह कमिटेड है और किसी भी ऐसे कदम को नकारता है जो रियाद या रीजन की सिक्योरिटी को खतरे में डाले। UAE ने यह भी दोहराया कि सऊदी अरब के साथ उसका कोऑर्डिनेशन बरकरार है। खटास इतनी नहीं आई है, लेकिन ग्राउंड पर मैसेज बिल्कुल साफ है। हदरमौत में UAE सपोर्टेड फोर्स की वापसी को यमनी आवाम अपनी जीत मान रही है और ये जश्न किसी बयान से नहीं, सड़कों की तस्वीरों से बोल रहा है। बात ईरान की, जहां हुकूमत के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट का दायरा भी बढ़ रहा है, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। ईरान की नाराज़ आवाम की हालत को उसके दुश्मन ज़रूर मौके की तरह देख रहे हैं, लेकिन तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है। पहली बात यह है कि ये नाराज़गी असली है। ईरान में करेंसी गिरना, महंगाई, बेरोज़गारी और सिस्टम से थकान कोई बाहर से पैदा की हुई चीज़ नहीं है। सड़कों पर जो लोग उतरे हैं उनकी परेशानी रियल है, असली है। इसे सिर्फ साजिश कहकर टाला नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि दुश्मन आंख बंद करके नहीं बैठे। अमेरिका, इसराइल और उनके मीडिया नेटवर्क्स हर ऐसे मोमेंट पर नज़र रखते हैं जहां ईरान अंदर से हिलता दिखे। रज़ा शाह पहलवी जैसे चेहरे अचानक ज़्यादा प्रमोट होते हैं। सोशल मीडिया पर ख़ास नैरेटिव पुश होता है। रिजीम चेंज यानी हुकूमत को बदलने की ज़ुबान तेज़ हो जाती है और ये सब अपने आप नहीं होता। तीसरी बात, ग्राउंड प्रोटेस्ट और एग्जाइल पॉलिटिक्स अलग अलग चीज़ें हैं। सड़क पर जो नारे लग रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि अमेरिका या तेल अवीव का एजेंडा हो या उन्हें वहीं से पुश किया जा रहा हो, लेकिन
उस गुस्से को कौन कैसे पैकेज कर रहा है, यही असली गेम है। और इस पॉइंट पर ईरान के दुश्मन बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं कि गुस्से को कैसे बनाना है। चौथी बात, इसराइल के लिए ये बोनस सिचुएशन है। जब ईरान और अंदर से उलझा हुआ हो, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर प्रेशर बढ़ता है, रीजनल पॉलिसी कमज़ोर होती है, मिलिट्री टेंशन में हमला जायज़ दिखाने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ें कुछ कहती हैं। इसीलिए नेतन्याहू और उसके जैसे लोग इसे ध्यान से देख रहे हैं, दुआ नहीं कर रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन सा मौका सही होगा, कब, किस सेकंड। नतीजा साफ है, ईरानी आवाम का गुस्सा उनका अपना है, लेकिन उस आग में हाथ सेकने वाले बाहर भी खड़े हैं। अगर ये गुस्सा बिखरा रहा तो दुश्मन फायदा उठाएंगे, और अगर कंट्रोल्ड और होश में रहा तो सिस्टम के लिए चैलेंज बनेगा, खिलौना नहीं। यही फर्क तय करेगा कि ये तहरीक आवाम की आवाज बनेगी या दूसरों का औजार, हम देखेंगे। ईरान से दूसरी खबर, ईरान में फैलते हुकूमत मुखालिफ प्रोटेस्ट अब खूनी मोड़ ले रहे हैं। अथॉरिटीज के मुताबिक IRGC से जुड़ा एक वॉलंटियर वेस्ट ईरान के एक सूबे में मारा गया। ये मौत ऐसे वक्त हुई जब मुल्क की डूबती इकनॉमी के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मारे गए शख्स की उम्र 21 साल बताई जा रही है, जो IRGC की बसीज फोर्स से जुड़ा था। बुध की रात हुई इस मौत को मौजूदा प्रोटेस्ट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली मौत माना जा रहा है। यानी प्रोटेस्ट खूनी मोड़ ले रहे हैं। अब गजा की एक हिला देने वाली कहानी, जहां भूख भी हथियार और नशा भी हथियार। क्या गजा में मदद के रास्ते को इसराइल ने ड्रग पाइपलाइन बना दिया? आइए समझते हैं। 31 दिसंबर को आई कुद्स न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट में इसराइल पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि गजा को भूखा रखकर तोड़ा जा रहा है और उसी सांस में नशा अंदर ठेला जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आटे की बोरियों के अंदर नशे की गोलियां छुपाकर भेजी गईं। ड्रोन से सीधे नशे के पैकेट गिराए गए। यानी जिन रास्तों से इंसानी मदद आनी चाहिए थी, उन्हीं रास्तों से नारकोटिक्स गजा में घुसाए गए। 10 अक्टूबर 2025 को सीजफायर के बाद भी इसराइल ने गजा में मदद की एंट्री पर पाबंदियां कायम रखी, लेकिन इसी दौरान इसराइल के कंट्रोल वाले रास्तों और एयर स्पेस से ड्रग्स की सप्लाई चलती रही। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने डॉक्टरों, लोकल ऑफिशियल्स और चश्मदीदों से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ इसे सीधा सीधा वॉर वेपन यानी जंगी हथियार बता रही हैं कि ये जो ड्रग्स भेजी जा रही हैं खाने की चीज़ों में छुपाकर। रफ़ा से बेघर हुए और अब खान यूनिस में पनाह लेकर रह रही एक लड़की एनास कहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जंग के दौरान बाज़ारों में ड्रग्स और सिगरेट भर गए थे, जबकि क्रॉसिंग बंद थी और लोग भूख से टूट रहे थे, लेकिन नशा और सिगरेट पूरी तादाद में आ रहे थे बाजार के अंदर जंग के दौरान। सेंट्रल गजा के अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप के लोगों ने भी बताया कि अगस्त 2025 में एक इसराइली क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने सड़क पर 2 कोलैबोरेटर्स के लिए, यानी 2 गद्दारों के लिए ड्रग्स गिराए। वो कोलैबोरेटर्स जो इसराइल के साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ देर बाद वही ड्रोन फट गया। कम से कम 2 लोग मारे गए, यानी पहले ड्रग्स गिराए फिर बम ब्लास्ट हो गया। एक तरह से देखा जाए तो नशे का आदी बनाकर इसराइल उनसे जासूसी भी करवाता होगा कोलैबोरेटर्स से। मतलब तस्वीर साफ है, एक तरफ भूख, दूसरी तरफ नशा। रोटी रोकी जा रही है लेकिन जहर पहुंचाया जा रहा है। ये रिपोर्ट यही कहती है। सवाल ये नहीं है कि गजा में हालात खराब हैं, सवाल ये है कि क्या गजा को तोड़ने के लिए हर हथकंडा जायज समझा जा रहा है। कुछ हेडलाइंस यहाँ से ले लेते हैं। जब ड्रग्स की बात आई तो खाने के क्या हाल हैं गजा में? कैस्ट्रोफिक, तबाहकुन। 10 countries warn of renewed deterioration in Gaza's humanitarian situation. 10 कंट्रीज़ ने फिर से आगाह किया है, 10 मुल्कों ने, कि गजा की हालत बहुत ख़राब हो रही है, लोगों के पास खाना नहीं है। इसमें कनाडा, ब्रिटेन भी जो हैं, उन्होंने सीरियस कंसर्न्स जताए हैं अपने, और इस सिचुएशन को कैस्ट्रोफिक बताया है। ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, इन सब ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। हमने आपको इसके बारे में बताया भी। ये बताना ज़रूरी था फिर से कि इन सब को फिक्र है गजा की। इन्हें पता है गजा की सिचुएशन ख़राब है, लेकिन इसराइल को ये सब समझ में
نہیں آ رہا ہے. کتنے مضبوط ملکوں کے نام میں نے آپ کو گنائے. ایک اسرائیلی اخبار کی ہیڈ لائن سنیے, ڈپلومیسی فرام دا ہارٹ. مطلب ڈپلومیسی, دل سے ڈپلومیسی چل رہی ہے. کیا کی ہے اسرائیل نے ڈپلومیسی؟ کیا بڑا دل دکھایا ہے؟ اسرائیلی چیریٹی ٹریٹڈ سومالی لینڈ چلڈرن ڈیکیڈز بیفور ریکگنیشن. کہ اسرائیل کی ایک چیریٹی ہے, وہ صومالی لینڈ کے بچوں کا علاج کئی سالوں سے کر رہی ہے, 21 سال سے کر رہی ہے, سمجھیں, جب سے اسے اسرائیل نے ریکگنائز بھی نہیں کیا. لیکن جو پچھلے 2 سال سے غزہ میں تباہی اسرائیلی فوج نے مچائی, اس سے جو متاثر ہوئے بچے ہیں ان کو آج بھی علاج یہ چیریٹی نہیں دے پا رہی. صومالی لینڈ ہزاروں کلومیٹر دور چلے جائیں گے, لیکن پڑوس میں ہیں جس کی تباہی اپنے یہاں دوربینیوں سے دکھاتے ہیں ٹورسٹ کو پیسے لے کے, وہاں پر یہ چیریٹی نہیں, وہاں یہ بڑا دل نہیں ہے اسرائیل کا. وہ ان کی دوائیں تک روک رہے ہیں جو چیریٹی میں دوسرے لوگ بھیج رہے ہیں. فی الحال تو ٹھنڈ کا موسم ہے. ترکی میں حالات یہ ہیں کہ آدمی کمر سے اوپر تک برف میں دھسے ہوئے ہیں, اور وہاں کے آدمی ہمارے یہاں کے آدمیوں سے تھوڑے لمبے لمبے بھی ہوتے ہیں. جب میں یہ کہوں تو تھوڑا دیکھیے گا ہائٹ کا حساب بھی. اور اتنی زیادہ برف گری ہے, ذرا سوچئے گا, ترکی کا یہ بولو علاقہ ہے جہاں پر اتنی برف گری ہے کہ لوگ بولو سٹی میں آدھے سے زیادہ برف کے اندر جو ہیں وہ دھس گئے. اور سوچے وہ پینٹ بھی گیلی اور یہ سب گیلا ہو کے کیا الگ مطلب وہ ہوتا ہوگا. خیر, انڈیا کی ایک خبر لیتے ہیں. حالانکہ مڈل ایسٹ کا شو ہے لیکن پھر بھی یہ خبر میں نے رات دیکھی. انوراگ دواری ہیں, این ڈی ٹی وی میں رپورٹنگ کرتے ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, سینئر ہیں اور بہت شاندار رپورٹر ہیں. وہ بدلتے ہوئے وقت میں بدلے نہیں. انہوں نے کیلاش وجے ورگیہ جو بی جے پی کے نیتا ہیں, منتری بھی ہیں ایم پی سرکار میں, ان سے سوال پوچھ لیا کہ بھائی یہ جو آپ سب سے اچھا ڈیولپ شہر ہے ایم پی کا, اور آپ اس محکمے کے ذمہ دار ہے جو صاف پانی دینے کے لیے ذمہ دار ہے, اس پانی کو پینے کے باوجود 10 لوگ مر گئے. اس پر انوراگ دواری نے سوال پوچھا تو ان کی بھاشا سنیے. کہہ رہے ہیں پھوکٹ کے پرشن کرتے ہو, گھنٹہ ہو کر آئے ہو, گھنٹہ بولا تو کیسے چڑھے ہیں انوراگ دواری. بھائی میں تو سلام کرتا ہوں, میں تو فین ہو گیا کہ میں نے 10-11 سال بعد کسی رپورٹر کو صحیح سے بات کرتے ہوئے ستا پکش کے لوگوں سے اور منتری سے کہا کہ آپ اپنی زبان سدھاریے, آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اور ان کا ایک کوئی ہوگا کوئی ساتھ رہنے والا کیلاش وجے ورگیہ, وہ بولا تو اسے بھی انوراگ دواری نے جس اکڑ میں کہا. بھائی میں تو فین ہو گیا. ذرا دیکھ لیجئے, آج فین ہونا, میں خود میڈیا لائن میں رہا لیکن میں نے یہ ریڑھ کی ہڈی پچھلے 11-12 سال میں گلتے ہوئے دیکھی ہے, تنتے ہوئے نہیں دیکھی, آج دیکھ رہا ہوں. تو یہ 31 دسمبر کی رات کا ویڈیو ذرا دیکھیے. بہت سارے لوگوں کو ابھی تک جو ریفنڈ کی بات کہی گئی تھی وہ بھی نہیں ملا کیلاش جی, اور پینے کے پانی کی ٹھیک سے ویوستھا. چھوڑو یار, تم پھوکٹ پرشن مت پوچھو. نہیں پھوکٹ نہیں, یہ تو میں تو وہاں ہو کر آیا ہوں. کیا گھنٹہ ہو گیا ہے تم کیلاش جی بات ٹھیک سے کیجیے, نہیں شبدوں کا چین ٹھیک رکھیے. کیلاش جی آپ ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں آپ, یہ کیا شبد ہوتا ہے کہ گھنٹہ کیا شبد ہوتا ہے آپ, میں تو جاؤں گا. لہجہ ان کو سدھارنے کہیے, اتنے سینئر منتری گھنٹہ کیا بولتے رہتے ہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہاں اور کیا, تم مت کیا کرو, ٹھیک ہے. تو کیا گھنٹہ بولیں گے, سوال کر رہے ہیں نا ہم, وہ جواب دے رہے ہیں, آپ کو کیا ہو رہا ہے. وہ ہمارا لیڈر ہے, تو گھنٹہ بولیں گے مجھے, وہ ہمارا لیڈر ہے. تو کیا کریں گے, وہاں 10 لوگ مر گئے, ہم پوچھے نہیں سوال. کچھ بھی بولو کہ ہمارا کیا لیڈر پوچھا ہے, بولے ہم نے گالی دی ہے کیا, جاؤ اپنا کام کرو. یہ ہے سنگیت سوم, بی جے پی نیتا ہیں. یہ فلم سٹار شاہ رخ خان کو, جنہوں نے بھارت کا مان پوری دنیا میں بڑھایا ہے, ان کو غدار کہہ رہے ہیں. اور سنگیت سوم کو یو پی کے باہر شاید ہی کوئی جانتا ہو, یو پی میں بھی سب جگہ نہیں جانتے, بس آس پاس یہ ادھر والے میں, پشچمی بیلٹ میں ادھر جانتے ہیں. تو سنگیت سوم کبھی بھی اپنے اچھے شبدوں کے لیے نہیں جانے گئے. ایسے لفظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رحمان جیسا بنگلہ دیش کا کھلاڑی بھارت آئے گا تو ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل پائے گا. یہ دھمکی دے رہے ہیں. اب جو ہے ڈاکٹر لکشمن یادو نے پوچھا ہے کہ شاہ رخ خان کو غدار بتاتے ہوئے بی جے پی نیتا سنگیت سوم یہ غدار بتائیں گے, وہ جن کے رشتہ دار دیش کے لیے قربان ہو گئے, جنگ آزادی میں لڑے, ان کے کہاں لڑے مجھے پتہ نہیں ہے, یہ خود بتائیں گے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں پتہ کرنا چاہیے تھا شاہ رخ خان کون ہے. تو ڈاکٹر لکشمن یادو لکھتے ہیں, نیتا مہودے سے ذرا یہ سوال تو پوچھنا چاہیے, آئی پی ایل کون کروا رہا ہے. آئی سی سی کا چیئرمین
कौन बना बैठा है। और अगर इतनी ही दिक्कत है तो सरकार भी तो आपकी ही है, कैंसिल करवा दीजिए। लेकिन फिर आपका नफरत का कारोबार कैसे चलेगा? अच्छा छोड़िए, ये तो इन्होंने यहाँ बात कर ली, बांग्लादेशियों से प्रॉब्लम है। अच्छा तो शेख हसीना कहाँ है? बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पे कल विदेश मंत्री लेटर प्रधानमंत्री का लेकर बांग्लादेश पहुंचे और खालिदा जिया के बेटे से मिले। ये पता है संगीत सोम तुम्हें? पता करना चाहिए, पता करना चाहिए। खिलाड़ी नहीं आएंगे। जिन्होंने कोई घटना की सिर्फ वो मुजरिम है, पूरा मुल्क मुजरिम नहीं होता। उस जैसी सोच के सारे लोग मुजरिम हैं, पूरा मुल्क मुजरिम नहीं होता। और अगर होता तो हमारे यहाँ वो शंभूलाल रैगर और वो क्या नाम है मोनू मानेसर, इस जैसे न जाने कितने जिन्होंने लोगों को मारा, लिंचिंग की, जिन पर इल्ज़ाम है, इन सब के लोगों से नफरत करनी चाहिए थी। है वहाँ तो तुम साथ हो। खैर, ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, उन्होंने ओथ ले ली और कुरान शरीफ को हाजिर नाजिर जानकर उन्होंने ओथ ली। और ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब कोई मुसलमान मेयर बना है न्यूयॉर्क का। और ये है सऊदी अरब का जश्न, किद्दिया जगह पर ये जश्न मनाया गया और नए साल का 2026 का ऐसे आगाज़ हुआ और ऐसे इस्तकबाल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी तबीयत नासाज है, हल्का बोल रहा हूँ और हो सकता है कि वीडियो कम आए तो माफ़ कीजिएगा।